हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया, और वह है हमारी शिक्षा से संबंधित, जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्यों आया था, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, और इसके साथ ही हम इससे जुड़े हुए ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि यह हमारे माइंड में एकदम फिट हो जाए और फिर कभी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया क्यों? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए यह 2009 में बनाया गया और 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे देश में लागू हो गया। अब यह बना क्यों यह अधिनियम? तो देखिए, जब हम अपने संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान में हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य किया गया है। लेकिन पहले यह हमारे नीति निर्देशक तत्वों में था। भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में 45वां अनुच्छेद था। और हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के बजट के अनुसार चलते हैं। मतलब आप इसके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर यह आपके अधिकार पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो भी आप नहीं जा सकते। तो इसलिए आवश्यकता थी इसे कानूनी अधिकार बनाने की। तो 2002 में हमारे संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसे लाया गया मूल अधिकार में, हमारे मौलिक अधिकार में, और इसे रखा गया मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 क में, ताकि अब अगर यह कोई गवर्नमेंट अगर इसे फुलफिल नहीं कराती तो हम इसके अगेंस्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जब यह आया अधिनियम जो लागू हुआ 2009 तो यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया, क्योंकि उस समय धारा 370 थी वहां। अब हम जान लेते हैं कि आवश्यकता क्या थी। देखिए, 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा इसे हमारा मौलिक अधिकार तो बना दिया गया। उसके बाद सर्वे कराया गया कि हाँ, असलियत क्या है शिक्षा की, क्या बच्चों को ये अधिकार प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखा गया कि बच्चों को यह अधिकार प्राप्त पूरी तरह से नहीं हो पा रहे थे। 2009 से पहले 80 लाख बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित थे। तो यह लक्ष्य लगाया गया कि 2015 तक इन सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाई जाए। ठीक, तो उसके लिए आवश्यकता था अधिनियम बनाने के लिए, एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून जो संसद में पारित हो जाए, राष्ट्रपति उसको लागू कर दे, ठीक, अधिनियमित कर दे और वह एक्ट बन जाए, ठीक, अधिनियम बन जाए वह, और पूरे देश में उसको माना जाए, उसको लागू किया जाए। ठीक, इसीलिए बनाया गया। ठीक, अब इसमें क्या क्या देखा गया, क्या कमियां थी, इसके लिए जो सर्वे कराया गया तो पता चला कि 4 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो 4 बेसिक नीड हैं, जो अगर हम फुलफिल कर देते हैं तो बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल आने लगेंगे और जो ये संख्या है 80 लाख वह कम हो जाएगी। तो इसमें सबसे जो 4 स्ट्रक्चर्स थे जिन पर ध्यान दिया गया, उनमें सबसे पहला था बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भवन से संबंधित। तो सबसे पहले क्या किया गया कि यह बनाया गया, इसमें पहला नियम यह जो बनाया गया वह ये था कि हर विद्यालय के अपने भवन हो, उसमें हेडमास्टर के लिए एक अलग रूम हो और साथ ही हर टीचर के लिए कक्षा चलाने के लिए अलग अलग रूम हो। जैसे हम प्राइमरी स्कूल के बारे में जानते हैं ना कि एक ही क्लास में सारी कक्षाएं चल जाती थी, तो यह न हो, बच्चे डिस्टर्ब न हो, अलग अलग रूम्स में पढ़ाई कर सके, तो इसलिए यह बनाया गया। दूसरा, स्कूल जो स्कूल वर्किंग डेज हैं उनको नियत किया गया कि 365 दिन, एक साल के जो 365 दिन होंगे उनमें जो सत्र चलेगा विद्यालय का वह 200 दिन का होगा। जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें 200 दिन का और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें 220 दिन का। इसके साथ ही साथ यह भी देखा गया कि जो टीचर और शिक्षक का रेशियो है वह
टीचर और प्यूपिल का जो रेशियो, यानी जो छात्र और शिक्षक का संबंध है वो 3 संबंध है 1 रखा गया। जो प्राथमिक में रखा गया कि अगर 30 छात्र होंगे एक कक्षा में तो 1 शिक्षक होंगे वहाँ। और अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होंगे। और फिर अगला चौथा जो पॉइंट था वह ये देखा गया कि एक हफ्ते में, अब ये तो था कि 200 दिन काम करने हैं, लेकिन एक हफ्ते में एक शिक्षक कितना काम करेंगे, तो 45 घंटे। एक हफ्ते में 45 घंटे हर शिक्षक को काम करना था। अब इसके बाद जो इसको डिटेल में हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बनाया गया इस अधिनियम के द्वारा, जो पहला रूल रखा गया वो यह था कि प्रत्येक बच्चे को निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, विद्यालय दूर है, तो उस विद्यालय में वाहन की व्यवस्था या छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, उसमें यह बताया गया कि बच्चे को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति मतलब किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया जाएगा, मतलब फीस के अतिरिक्त कोई भी पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ ही बच्चे या उसके माता पिता या जो भी अभिभावक हैं उनसे कोई भी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही एक चीज और रखी गई, वो यह थी कि विकलांग बच्चे भी मुख्य धारा की नियमित स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ मतलब जहाँ सभी बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वहीं पर विकलांग बच्चे भी शिक्षा लेंगे। और इसके साथ ही एक चीज और जोड़ी गई कि किसी भी बच्चे को आवश्यक कागज की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से मना नहीं किया जाएगा, तथा स्कूल में प्रवेश का नियत समय अगर बीत चुका है उसके बाद बच्चा आ रहा है तो भी उसको प्रवेश दिया जाएगा। और यदि प्रवेश जैसे कि अगर मान लीजिए 31 जुलाई तक खत्म हो गई डेट की, 31 जुलाई तक एडमिशन होगा और बच्चा आ रहा है 5 अगस्त को, तो भी उसे एडमिशन दिया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। और प्रवेश परीक्षा किसी भी बच्चे की नहीं ली जाएगी। ठीक। और ये जोड़ा गया कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। और जो 8 तक की पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में बच्चे को स्कूल से निकाला भी नहीं जाएगा। इसके साथ एक चीज और जोड़ी गई कि स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की पर्याप्त संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 से 30 तक अगर स्टूडेंट हैं तो 1 शिक्षक, अगर 60 स्टूडेंट हैं तो 2 शिक्षक, अगर 90 हैं तो 3, अगर 120 हैं तो 4 और 150 हैं तो 5। ठीक। और अगर जब छात्र 150 हो किसी विद्यालय में तब वहां पर 1 हेडमास्टर की नियुक्ति की जाएगी। और अगर उच्च प्राथमिक है तो वहां क्या होगा, अगर 35 छात्र हैं तो 1 शिक्षक, 70 छात्र हैं तो 2 शिक्षक, 105 छात्र हैं तो 3 शिक्षक। मतलब यहाँ पे रेशियो क्या है, पहले वही प्राथमिक में रेशियो 30 संबंध 1 का था और उच्च प्राथमिक के रेशियो 35 संबंध 1 का है। प्राथमिक में अगर 150 छात्र हैं तो फिर हेडमास्टर की जरूरत पड़ेगी और उच्च प्राथमिक में 100 छात्र होंगे तो फिर 1 हेडमास्टर की नियुक्ति वहां पर की जाएगी। ठीक। अब इसके साथ ही अलग अलग प्रिंसिपल के लिए अलग अलग कमरा भी बनवाया जाएगा। हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए एक कमरा। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब हेडमास्टर। कोई भी शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण नहीं करेंगे, मतलब कोई भी टीचर जो जुड़े हुए हैं सरकारी स्कूल से वे ट्यूशन या कोचिंग नहीं कराएंगे। जो स्कूल में गर्ल्स और बॉयज जा रहे हैं उनके लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए उनको उनकी रुचि उत्पन्न कराई जाएगी पढ़ने में, न कि उनको डांट के और डरा के पढ़ाया जाएगा। और इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत,
क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन केंद्र CRC, और तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था की गई है। मतलब अगर टीचर कुछ भी ऐसा करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए या विद्यालय में ऐसी कोई भी कमी पाई जाती है तो उनकी शिकायत भी की जा सकती है। अब एक चीज जो कही गई कि बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, यह सबसे गड़बड़ था, क्योंकि इसका असर यह हुआ कि बच्चे 8th तक तो पढ़ लेते थे, 8वीं तक की पढ़ाई कर लेते थे, उसके बाद जब 9वीं में जाते थे वे फेल हो जाते थे। बहुत बच्चों ने तो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वे फेल हो गए, और 10वीं में भी बच्चे काफ़ी कम गए। तो इसलिए 2019 में इस अधिनियम में यह संशोधन किया गया, सेक्शन 16 में यह संशोधन किया गया कि बच्चे का 5वीं और 8वीं में एग्जाम होगा। जब बच्चा 5th क्लास में होगा और 8th क्लास में होगा तो वह वार्षिक परीक्षा देगा, एनुअल एग्जाम होंगे उनके। और अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसे फिर से 2 महीने बाद, रिजल्ट आने के जस्ट 2 महीने बाद उसे फिर से एग्जाम दिलवाया जाएगा उसी क्लास का। और फेल होने के बाद और एग्जाम के पहले, मतलब जो अगला एग्जाम दिलवाया जाएगा उसके बीच में उसकी अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी, ताकि उसकी कमियों पर फिर से फोकस किया जा सकता है और उसको कम किया जा सके, खत्म किया जा सके और बच्चे को पास किया जा सके। ठीक, अब इसके लिए ये 2 महीने की जो अतिरिक्त कक्षाएं चलवाई जाएंगी ताकि बच्चे को उसको तैयार किया जा सके अगले एग्जाम के लिए। ठीक, अब यह हमारा कंप्लीट हो गया 2009 में जो RTE एक्ट आया था, और अब हम जानेंगे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए, अच्छा एक चीज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो MHRD मिनिस्ट्री है ना, वह उसका नाम बदल गया है और अब वह हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, यह याद रखने वाली चीज है क्योंकि अगस्त 2020 में ही यह चेंज हुआ है। ठीक, तो यह याद रखने वाली बात है कि हो सकता है यह क्वेश्चन में आए, आपके एग्जाम्स में आ जाए। बहुत ज़्यादा चांसेज हैं इसके आने के क्योंकि अभी अगस्त में ही यह चेंज हुआ है, तो एकदम नया है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा अधिकार नियम देश भर में कब लागू हुआ? तो पहला क्वेश्चन हमारा है शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, और पारित कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? तो अगस्त 2009 में। प्रश्न अगला देख लेते हैं हम। अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी दी थी? तो उस समय हमारे मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री जो थे, केंद्रीय मंत्री, वो माननीय कपिल सिब्बल जी थे। तो उन्होंने कब दिया था? तो उन्होंने दिया था 13 फरवरी 2010 को। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति महामहिम हमारी जो प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? तो यह की गई थी 22 फरवरी 2010 को। 22 फरवरी 2010 को उन्होंने घोषणा की थी कि 1 अप्रैल 2010 से RTE एक्ट 2009 लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा, मतलब उनकी शिक्षा, पूरी शिक्षा हो, उसे लागू करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस राज्य पर लागू नहीं था? तो जम्मू और कश्मीर पर यह लागू नहीं था। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 की किस धारा से संबंधित है? तो यह धारा 3 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में RTE एक्ट 2009 को कब लागू हुआ? तो राजस्थान में यह लागू हुआ था 29 मार्च 2011 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? तो यह मूल अधिकार के रूप में जब जोड़ा गया तो इसे लाया गया अनुच्छेद 21A में। ठीक, अगला है, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? तो यह शिक्षक 1 होंगे तब जब छात्र होंगे 30। ठीक, और एक किसकी है? प्राथमिक कक्षा की बात है। अगर उच्च प्राथमिक की हम बात करें तो 35 छात्र और 1 शिक्षक होंगे।
अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना अनिवार्य है? तो यह है 45 घंटे। एक हफ्ते में 45 घंटे उन्हें काम करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस क्या है? तो देखिए, इनको एक वर्ष में 200 दिन या 800 घंटे कार्य करने हैं, या तो 200 दिन या फिर 800 घंटे। अगला है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो 35 छात्र पर 1 शिक्षक। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हों तो क्या प्रावधान है? तो अगर प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे 150 से अधिक होंगे तो वहां पर एक हेडमास्टर आएंगे या फिर 6 शिक्षक होंगे। ठीक, लेकिन एक हेडमास्टर की नियुक्ति तभी होगी जब छात्र 150 होंगे। और वही अगर उच्च माध्यमिक की उच्च प्राथमिक की बात करें तो जब छात्रों की संख्या 100 होगी तब वहां पर एक हेडमास्टर की नियुक्ति होगी। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर, मतलब कितने छात्र होने पर प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी? तो 100 से अधिक। अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? देखिए, अगर सरकारी स्कूल नहीं है वहाँ, या सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा है, अगर वह प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, बच्चा निर्धन है या एससी है, एसटी है, अनुसूचित जाति या जनजाति से, तो उनके लिए 25% सीटें वहां पर रिजर्व रखी जाएंगी। ठीक, अगला प्रश्न है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी में अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है उसमें जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं छात्र, उन्हीं में से किसी छात्र के जो अभिभावक हैं वह उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए छात्र सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा अगर यह संख्या बढ़ जाती है 1 से 5 तक? ठीक है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर शिक्षक और छात्र का अनुपात 40:1 होगा। अगला, आरटीई एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस क्या है? तो ये उनका है 220 दिन। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक कितने दिन काम करेंगे? तो 200 दिन। और अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो 220 दिन। अगर हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे थे तो 800 घंटे, और अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो 1000 घंटे एक साल में। ठीक, अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो आरटीई एक्ट की धारा 17 में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक, इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट एंड थैंक यू।